ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार में उमड़ा जनसैलाब। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शिव शंकर ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में निशुल्क ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, रमल, टेरा एवं साधकों आदि के द्वारा समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र ज्योतिष परिचर्चा सत्र के मुख्य अतिथि एमएलसी विधायक दिनेश कुमार गोयल रहे। द्वितीय सत्र वास्तु परिचर्चा सत्र के मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद भारद्वाज थे। सेमिनार में पूरे भारतवर्ष से पधारे सैकड़ों विद्वान भाग लिया। ज्योतिष और वास्तु के विद्वान वक्ताओं के द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य केपी मुर्दल ने बताया कि जीवन का वास्तविक अर्थ पराविधाओं पर आधारित है। ज्योतिष एक अलौकिक विज्ञान है जिसके द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। अहमदाबाद से पधारे उर्विस गांधी ने बताया कि ज्योतिष और वास्तु का संबंध बहुत ही घनिष्ठ होता है। योग्य ज्योतिषी अथवा वास्तुशास्त्री के मार्गदर्शन में किया हुआ कार्य सफलता की गारंटी होता है। फरीदाबाद से पधारे विश्व प्रसिद्ध वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि आजकल ज्योतिष और वास्तु के नाम पर ऐसे लोग इस व्यवसाय में आ गए हैं जो इस शास्त्र का दोहन कर रहे हैं, जबकि ये पराविज्ञान, साधना, अनुभव, ज्ञान का विज्ञान है। शिव शंकर ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के आचार्य शिव कुमार शर्मा ने बताया कि ज्योतिष मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्पण है। इसको साधने के लिए ज्ञान, साधना और अनुभव बहुत आवश्यक है। भोपाल के प्रसिद्ध ज्योतिषी के आर उपाध्याय ने ग्रहों की सूक्ष्म ट्रिक से कैसे ठीक किया जा सकता है बताया। सेमिनार की आयोजन समिति के महामंत्री अजय कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम में जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे सभी लोग कार्यक्रम में पधारे। पहले दिन सेमिनार में विद्वानों और श्रोताओं की संख्या 400 से अधिक रही। इस अवसर पर संस्थान के द्वारा प्रकाशित स्मारिका वास्तु दर्शन का भी विमोचन किया गया। आयोजन समिति के नियंत्रण डॉक्टर सतीश भारद्वाज ने बताया कि कल भी कार्यक्रम का यथावत रहेगा। कल भोजन अवकाश के बाद जनमानस की समस्याओं का समाधान देश से आए विभिन्न विद्वान अपनी विद्याओं जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, टेरा कार्ड, अंक विज्ञान आदि के माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्रानुसार डॉक्टर सुनील गुप्ता और राजेश गुप्ता ने की। प्रमुख वक्ताओं में ज्योतिषाचार्य श्रीमती रितु सूद, लाल किताब विशेषज्ञ वीएम शेखरी, अंक विज्ञान विशेषज्ञ अशोक भाटिया, वास्तु कंसल्टेंट कुणाल कौशिक, हिमांशु गर्ग, ज्योतिषाचार्य रोजी जसरोटिया, मुकेश जैन, सतीश चौधरी, संदीप भंडारी, बालकृष्ण गुप्ता, केपी गुप्ता, डॉक्टर कृष्ण बाबू, कुलश्रेष्ठ डॉक्टर दीपक चाहर, श्रवण कुमार शर्मा, अंकित शर्मा, कृष्ण शर्मा, प्रियांश शर्मा, आचार्य दूलीदत्त कौशिक, आचार्य ब्रिज किशोर ब्रिजवासी, बी के भारद्वाज, धर्मेंद्र अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की इस कड़ी में एक नया पेज जब जुड़ा। जवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट परिवार को गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। गाजियाबाद में ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन संपन्न। भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य पंडित ताराचंद शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संस्कार व पर्यावरण क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही देश की प्रतिष्ठित सामाजिक व धार्मिक संस्था भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क ज्योतिष व धर्म सम्मेलन आयोजित करने व ज्योतिष फलित, हस्तरेखा, वास्तु, अंक, टेरो आदि के द्वारा समय समय पर निःशुल्क समस्या समाधान शिविर आयोजित करने पर शिव शंकर ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा संस्था परिवार के संरक्षक डॉक्टर नरोत्तम पुजारी, सालासर, बजरंग लाल शर्मा जयपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश गौड़ सुमेरपुर, राष्ट्रीय महासचिव आचार्य पंडित ओपी शास्त्री जयपुर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आचार्य सुरेश शर्मा दिल्ली, उत्तर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनायक पुला मोदीनगर, गाजियाबाद प्रभारी कृष्ण कुमार शर्मा, अजय आर्य, राजस्थान प्रभारी हरि प्रसाद गौड़ जोधपुर, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा जयपुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य नारायण लाल शास्त्री जयपुर,
उदयपुर प्रभारी एडवोकेट सुनील त्रिपाठी, डॉक्टर आर के शर्मा आगरा, पंडित चेतन प्रकाश दागीच, बालकिशन शर्मा, कृष्ण ओम सिंह जयपुर, ए के भार्गव, रमल ज्योति स्वित आचार्य, दिनेश प्रेम शर्मा नागौर सहित सदस्यों को गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार के मुख्य अतिथि एमएलसी विधायक दिनेश कुमार गोयल थे। सेमिनार में पूरे भारतवर्ष से पधारे सैकड़ों विद्वानों ने भाग लिया। ज्योतिष और वास्तु के विद्वान वक्ताओं के द्वारा अपने अपने ज्ञान व अनुभवों को साझा किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष आचार्य शिव कुमार शर्मा, आयोजन समिति के महामंत्री अजय कुमार जैन, संरक्षक एडवोकेट सतीश भारद्वाज ने इस अवसर पर संस्थान के द्वारा प्रकाशित स्मारिका वास्तु दर्शन का भी विमोचन किया गया। आयोजन समिति के नियंत्रण डॉक्टर सतीश भारद्वाज ने बताया कि शिविर में जनमानस की समस्याओं का निःशुल्क समाधान देश से आए विभिन्न विद्वान अपनी विद्याओं जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, टेरा कार्ड, अंक विज्ञान के आदि के माध्यम से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्रानुसार डॉक्टर सुनील गुप्ता और राजेश गुप्ता ने की। प्राचीन सिद्धांतों में ग्रहों से ही ग्रहों का इलाज आचार्य जी बताया गया है, जिसको शायद आज धन प्रधान युग में हम विद्वान लोग ही उपयोग नहीं कर रहे हैं। कि यदि उन सिद्धांतों को हम उपयोग करेंगे तो हमारी अर्निंग थोड़ी उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो प्राचीन सिद्धांत है। वहां धन की आवश्यकता कम पड़ती है, कर्म की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। जैसे ग्रहों से ग्रहों का इलाज कैसे करें? मान लीजिए किसी का शरीर प्रदूषित है, अष्टप्रद है और बलवान भी है, तो ग्रहों से ही ग्रहों के इलाज में यदि शनि प्रदूषित है, मैं एक दो ग्रह का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। शनि न्याय का कारक। यदि मान लीजिए व्यक्ति के जीवन में न्याय भी नहीं बचा, शनि प्रदूषित होगा, बलि होगा, तो निश्चित उसे न्याय प्रक्रिया से दूर ले जाएगा, उसके विपरीत ले जाएगा। ये सर्वप्रथम लक्षण उसमें नजर आएंगे। प्रवृत्तियां न्याय से हटके होंगी। वो प्रकृति के नियम नहीं मानेगा, वो देश के नियमों को तोड़ेगा, वो कुल नीतियों को तोड़ेगा। तो जब नीतिगत शनि दूषित हो जाए, तो वहीं यदि राहु को थोड़ा बलि किया जाए तो उसमें कूटनीति आती है। जब वो कूटनीति सीखता है, जब वो कूटनीतिकता उसमें आती है, राहु उसका प्रबल थोड़ा सा होता है, तो शनि शांत हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वैदिक नीति है ग्रहों से ग्रहों का इलाज। मान लीजिए किसी का राहु दूषित हो गए, हमें उसके विश्लेषण नहीं करूंगा, मैंने शनि को न्यायपति बना के यहाँ कूटनीति समझाएंगे। यदि राहु दूषित और बलि, तब हमको क्या करना चाहिए? हमें केतु को बलि कर देना चाहिए। अति कूटनीति को मोक्ष का काम, केतु मोक्ष का कारक है। जब उसमें मोक्ष की प्रवृत्ति आने लगेगी, केतु उसका बलि होने लगेगा, तो निश्चित राहु शांत हो जाएगा। लेकिन अगर केतु बलवान हो जाए, केतु अति प्रबल हो जाए, केतु दूषित हो जाए, तो निश्चित केतु मोक्ष का कारक है। केतु से जनजीवन से दूर करने लगेगा, क्योंकि हमें पारिवारिक जीवन जीते। आप समझ रहे होंगे मेरा संकेत कहाँ है। तो निश्चित ही यदि केतु दूषित हो गए, प्रबल हो, तो हमको शुक्र को बलि कर देना चाहिए। जब वैभव की लालसा बढ़ेगी, तो जो ज्यादा संन्यास हो रहा है, अति वैराग्य हो रहा है, या निष्क्रियता आ रही है, वो दूर होगी। शुक्र वैभव का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। तो शुक्र को बलि करने से केतु के दोष नष्ट होने लगते हैं। शुक्र मतलब इनके जाप कर सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं, इनका रत्न स्टोन भी पहन सकते हैं। मैं कुंडली से हटके बोल रहा हूँ, 12वां भाव 14वां भाव नहीं। यदि मान लीजिए शुक्र किसी का थोड़ा समय हो सकता है प्रोफेसर से ज्यादा हो, लेकिन आपकी भावना के अनुसार विषय लिया है। यदि शुक्र बलवान हो जाए, तो निश्चित ही वैभव में डूब जाएगा, सदमार्ग से दूर हो जाएगा, ऐश्वर्यशाली जीवन में डूब जाएगा। और माया का अभिमान किसको नहीं होता? ऐश्वर्य का अभिमान मतलब दुर्गुण आने लगेंगे। जब शुक्र दुर्गुणी हो जाए, शुक्र बली हो जाए, दूषित होकर कहीं भी कुंडली में, तो शुक्र को सही करने के लिए मंगल को बलवान कर देना चाहिए। पराक्रम और पुरुषार्थ
जब उसके अंदर जागृत होगा तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को और हमारे देश राष्ट्र की जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। जब ये भाव उसमें आएंगे, मंगल बनी होगा, जब उसमें पराक्रम आएगा, पोशाक आएगा, तो निश्चित ही ऐश्वर्य में डूबा हुआ व्यक्ति भी समाज सेवी और पोशाक बनने लगेगा। शुक्र के दोष कम होने लगेंगे। और वैसे भी शुक्र को मंगल दवाई देता है, ज्योतिष का सिद्धांत है, ये वैदिक सिद्धांत है। यदि मंगल दूषित हो जाए, मंगल दिक्कत देने लगे, यानी पराक्रम ही, साहस ही दुस्साहस बनने लगे, तब क्या करना चाहिए? तो मंगल अगर बली हो जाए तो हमको बुध को बलि कर देना चाहिए। यदि साहस के साथ विवेक आ जाएगा, विवेक बलवान हो जाएगा, तो मंगल से आने वाले दोष स्वतः शांत होने लगेंगे। हमको उसको बुध की उपासना सिखा देना चाहिए। उसको ये सिखाना चाहिए कि हम बुद्धि की उपासना करें, बुध ग्रह की उपासना करें, गणेश जी की उपासना करें, तो निश्चित ही मंगल की प्रबलता कम होने लगेगी। लेकिन यदि बुध बलवान हो जाए, बुद्धि का हैजा हो जाए, ये भी देखा होगा सर, एक होते हैं स्मार्ट और एक होते हैं ओवर स्मार्ट। बुध दूषित होता है, ओवर स्मार्ट बनाता है। यदि बुद्ध ही दूषित हो और बलवान होने लगे, तब हमको गुरु को बर्बाद करना चाहिए, तो बुद्धि को ज्ञान कंट्रोल करता है। जब हमारा गुरु बली होगा तो हमको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा और हम बुद्धि के साथ साथ ज्ञान का प्रयोग करने लगेंगे, उन गुणों का विकास होगा तो बुद्ध स्वतः शांत होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि गुरु नुकसान नहीं देगा, गुरु महाराज भी हो सकता है। जो ग्रह बचे मैं अपनी वाणी को ध्यान दूंगा, गुरु नुकसानदायक होता है और गुरु बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि अल्प ज्ञान, अधूरा ज्ञान और ज्ञान का अहंकार इस संसार को नष्ट कर सकता है। इसलिए कहा भी है कि मूर्ख से अल्प ज्ञानी बुरे होते हैं, या ज्ञान का जिनको घमंड हो जाए वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं समाज के लिए। यदि गुरु दूषित है, गुरु कहीं बली हो रहा है, दूषित होकर, बलि का तात्पर्य मेरा ये है कि कुंडली में एक तो अकारक है और दूसरा बलवान भी बन रहा है, शक्ति ज्यादा है, तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमें चंद्र को बलि करना चाहिए। जब मन मजबूत होगा, हमारे विचार मजबूत होंगे, तो गुरु कंट्रोल होता है, चंद्र से गुरु कंट्रोल होता है। और राष्ट्र में जिसके सारे ही ग्रह कुंडली में दूषित हो, समस्त ग्रह, यदि सूर्य बलवान हो तो सारे ही ग्रह कंट्रोल में हो जाते हैं। एक उपाय दूंगा आम जनता के लिए, ज्योतिषियों के लिए। आज के सारे ग्रहों का निदान सूर्य से। यदि सूर्य किसी की भी कुंडली में स्वस्थ और बली है तो समस्त ग्रहों का प्रभाव निस्तेज हो जाता है, क्योंकि सूर्य के सामने तेज नहीं चलता। एक अंतिम उपाय जो हम और आप कर सकते हैं, ये ज्योतिषियों के बड़े काम की चीज है। यदि ऐसी कोई कुंडली आई है जिसमें हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा कारक है, कौन सा बाधक है, क्या उपाय करें? जब हमको किसी भी ग्रह की गणना करने में, बैलेंस करने में दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, हमको उपाय नहीं सूझ रहा हो, तब हमको राहु और केतु दोनों का अनुष्ठान या दोनों का रत्न पंच धातु में पहना देना चाहिए, तो सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेते हैं, कुंडली की सारी नकारात्मकता को कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि सर से लेके पैर तक, राहु से लेके केतु तक ये आप नीचे में आते, तो आपकी समस्त कुंडली की जटिलता को सुलझाने के लिए इसे कालसर्प लॉकेट भी बोला जाता है, कालसर्प अंगूठी भी बोलते हैं। तो ये रत्न पहना सकते हैं, दोनों का अनुष्ठान जाप करा सकते हैं। निश्चित ही 100% वो व्यक्ति आपके पास आएगा और कहेगा कि वाकई आपके उपाय से हमको बहुत आचार्य जी लाभ हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। 19वां बृहद ज्योतिष सेमिनार में हम आए। अब ज्योतिष की बातें तो सबने कर ही ली है, लेकिन 19 अगर इसका जोड़ करें तो 9 1 10 1 मूलक सूर्य।
यानी ये बात तो पक्की है कि हम सब आए हैं तो अपना मनोबल से और सूर्य के समान प्रकाशित होने के लिए आए हैं। तो क्यों न एक मूलांक को हम हमारे जीवन में उतारें। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो जय, बात ज्योतिष की आती है। हम तो कुंडली देखकर बताते हैं। आज संसाधन हो गए सोशल मीडिया का, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी जो संसाधन हो गए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जब गर्भस्थ शिशु के बारे में बता देते थे कि इतने महीने में, इतने समय में ये बालक और बालिका का जन्म होगा तो इसके गुण और ये अवगुण होंगे, ये प्रमाण है हमारे। नंबर 2, गीता में बताया कि आवर्ती मार्ग और निवृत्ति मार्ग, निर्माण मोहाजित संग दोषा। हम लोग क्या करते हैं कि आवर्ती मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन जब तक देना सीखोगे नहीं, जब तक किसी को बांटना सीखोगे नहीं, तो वो अच्छे वक्ता, अच्छे ज्योतिषी भी नहीं बन सकते। क्योंकि लेने वाला हमेशा गिरता है। दान लेना, चाहे विद्या लेना, अगर विद्या ले रहे हो तो सेवा करनी पड़ेगी, और दान ले रहे हो तो तब करना पड़ेगा। तो आदान प्रदान कब होगा? बृहस्पति आपका बलवान कब होगा? जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो आप गुरु की सेवा करें, और गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी विद्या भी फलीभूत होगी और आपका यश भी बढ़ेगा। लेकिन विडंबना यह है आवृत्ति और निवृत्ति कि हम मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये चाहते हैं, यह नहीं चाहते हैं कि हमारे आए हुए जातक का, हमारे यजमान का किस प्रकार से हम भला करें। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये क्या है? संगठित बोलते हैं इसको। अब बात आती यहां से चालू करते हैं। ये क्या है? इसका मतलब है कि ये धर्म का प्रतीक है। धर्म को सदैव साथ में रखो। बात को जानता है, ज्योतिष इस बात को जानता है कि आप कितनी बड़ी सुंदर पिंडी लेकर के बैठे हो, लेकिन मन में क्या घिनौना भाव चल रहा है आपका, ये ज्योतिषी जानता है। वो उसकी नवाज कुंडली को देख के बताएगा, वो उसकी दृष्टांत कुंडली को देख करके बता देगा व्यक्ति हत्यारा है क्या, इसने हत्या की है कि नहीं की है। इसलिए ऋषि पारस जी ने नवाज कुंडली जो हमें दी है वो ऐसी पूंजी दी है कि मनुष्य के भाव को समझ सकते हो। कोई व्यक्ति आपको बोलता है तो मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूं, मैं तो बड़ा सदाचारी आदमी हूं, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर अगर उसके योग खराब हैं तो आपको किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। आप अगर ये कहें कि भाई ये तो बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं, ये तो पूजनीय हैं, ये तो बहुत बड़े योगी हैं, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन मैंने तो उनको भी भू भू करके रोते देखा है प्यार में। शुक्र के ग्रह को रोकना असंभव। हमारा जो सैटेलाइट, हमारा जो ब्रह्मरंध्र, यहां पर एक रडार है, वो 9 ग्रहों के साथ लिंक है। जैसे ये मोबाइल सेट एक टावर के साथ लिंक है, बहुत कुछ काम करता है, ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो शुक्र के साथ भी अटैच होता है। तो क्या मैं शुक्र की किरणों को रोक सकता हूं वहां से? बहुत असंभव काम है। इसके लिए तो आपको हठ योग की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। इसलिए आज मैं नवांश के कुछ सूत्रों की आपको जानकारी दूंगा। और इस कोने से लेके इस कोने तक ये लगन है, 30 डिग्री की लगन है। यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री की लगन है। इसके 9 हिस्से कर दिए। 9 हिस्से करने पर 30 को 9 से डिवाइड करेंगे, 3 डिग्री 20 करा। एक हिस्से की वैल्यू 3 डिग्री 20 करा, फिर 3 डिग्री 20 करा, 3 डिग्री 20 करा, 3 डिग्री 20 करा, 3 डिग्री 20 करा। मान लो
किसी व्यक्ति का ग्रह लगन के अंदर राजयोग बना के बैठा हुआ है और वह व्यक्ति बहुत बड़े राजपद पर विराजमान है, मान लो किसी की मेष लगन है और मेष लगन के अंदर मंगल ही बैठा हुआ है सपोज लगन में, हम तो तुरंत लिख देते हैं रुचक नाम का महापुरुष राजयोग है जो मोदी जी की कुंडली में है, ये व्यक्ति तो बहुत ऊंचाई पर जाएगा। लेकिन आपकी प्रोडिक्शन फेल हो जाती है, फिर ज्योतिषी इधर उधर बल्ले जमता है, फिर रास्ते देखता है कि कहां गलती हुई, दिल में रात को बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, गलती कहां हुई। ये एक ग्रह है मंगल, ये 3 डिग्री 20 कला पर अगर है, मेष राशि के अंदर 3 डिग्री 20 कला पर है, 3 डिग्री 20 कला से पहले 0 से 3 डिग्री 20 कला के बीच में है, तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा, ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा। क्योंकि चर लगन 1, 4, 7, 10 अगर आपकी लगन है और इस लगन के अंदर कोई भी ग्रह 3 डिग्री 20 कला तक बैठा है तो वर्गोत्तम काउंट होगा। इसका मतलब ये रहा कि ये मंगल 3 डिग्री 20 कला के भीतर लगन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये वर्गोत्तम हो गया। इस समय ये मंगल सबसे ज्यादा बलवान है। चलेगी तो फिर आप निश्चित तौर पर बड़े राजों को प्राप्त करोगे, या तो आप आर्मी सेना के अंदर बहुत बड़े पदाधिकारी हो जाएंगे, या आईपीएस हो जाएंगे, या नरेंद्र मोदी जी की तरह देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बड़े पदों पर विराजमान हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 3 डिग्री 20 कला से लेकर के 6 डिग्री 40 कला तक, यही अगर ग्रह 3 डिग्री 20 कला के लेकर के 3 डिग्री 6 डिग्री 40 कला के बीच में है, तो यहां पर ये वृष के नवांश में आएगा, वृष राशि के नवांश में, और वृष राशि के स्वामी शुक्र के साथ इसकी समता है, न दुश्मन है न मित्र है। देखिए फर्क, देखिए कितना बड़ा फर्क आ रहा है ज्योतिष के अंदर। ज्योतिष इतना विशाल विज्ञान है कि सिर्फ 1 डिग्री के फर्क पर एक तरफ तो ये ग्रह वर्गोत्तम हो रहा था, सुपर पावर हो रहा था, देश का प्रधानमंत्री बना रहा था, और 1 डिग्री बढ़ते ही 4 डिग्री होते ही, यानी आधा डिग्री बढ़ते ही, पौना डिग्री बढ़ते ही वो ग्रह सब राशि में चला जाता है। इसका मतलब ये रहा कि जितना बाहर से मैं दिखाई देता हूं उतना अंदर से नहीं हूं, मैं तो अंदर से डर रहा हूं। जो बहुत ज्यादा दिले दिखाई देते हैं ना, घूम फांग करते हैं, युद्ध का मैदान आता है भाग जाते हैं, और कई लोग चुपचाप बैठे होते हैं, जब युद्ध का मैदान आता है तो सबसे आगे वही शहीद होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि ग्रह 3 डिग्री 20 कला तक बड़ा पावरफुल हुआ, 3 डिग्री से 640 तक वही उसी ग्रह का बल कितने % कमजोर हो गया वो कैलकुलेट करना बताता हूं आपको। कोई भी ग्रह उच्च राशि वर्गोत्तम परम उच्च 100% फल देता है, मूल त्रिकोण उससे कम देता है, स्वराशि उससे कम देता है, मित्र राशि उससे कम देता है, समराशि उससे कम देता है। समराशि, मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण और परम उच्च 5 डिवाइड बाई 100 20% का फर्क, ये सीधा समराशि पे आके टिक गया। कमाल है। वही ग्रह लगन में बैठा है एक, जब वो 3 डिग्री 20 कला तक था तो 100% फल दे रहा था, 3 डिग्री 21 कला पे पहुंचते ही उसका वहां पर फल एकदम 20% पे आकर के टिक गया। 2 इंजीनियर एक साथ IIT करते हैं, एक ही 1 लाख सैलरी, एक ही 20,000 सैलरी हो जाती है, फिर हम किस्मत को दोष देते हैं कि आपके भाग्य में पुत्र है न नहीं। वास्तु भी हमको बताता है कि इस घर में रहोगे तो कन्या ही कन्याएं होगी, ये मैंने खूब अनुभव किया है। आपके भाग्य में पुत्र होगा
तब अंगूठे के नीचे आप इस जगह देंगे। कोई किताब नहीं बताती, कोई शास्त्र नहीं बताता, जितने भी शास्त्र प्रिंटेड हुए हैं कि पुत्र की उत्पत्ति कहां होगी। केवल एक राजयोत्सी की लिखी हुई पुस्तक मुझे बनारस में हाथ लगी थी और वहां से मैंने इसको आजमा करके देखा, यह 100% सही उतरती है। यहां अगर आपके ये जो लाइन बन रही है, अगर इसमें यव बन रहा है तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपके 2 यव बन रहे हैं तो 2 पुत्र की प्राप्ति होगी, इससे अधिक भी हो सकती है। अब इसके बाद भी अभी यहां बात खत्म नहीं होगी। आपके भाग्य में पुत्र है लेकिन आपका मकान ठीक नहीं है, आपके मकान का दरवाजा ऐसी जगह है जहां कन्या ही पैदा होनी है आपको, तो वो वास्तु विश्लेषण करता है। तो हमें उसको भी सुधारना होगा। तो आपके अगर यहाँ पे यव है तो आप निश्चित रूप से आपके यहाँ पुत्र होगा। जिसके यहाँ यव है और वो कहता है मेरे पुत्र नहीं है, वो बड़ा हो जाए, उसके मकान में दोष होगा। बात आती है देश की। मनन किया है किसी ने कि 7वीं शताब्दी के बाद से हम लोग गुलाम क्यों होते चले जा रहे हैं, और 2014 में ऐसा क्या हुआ। क्योंकि वो मेरा इष्ट है। आपकी कुंडली का पंचम भाव आपका इष्ट है। जो इष्ट इष्ट की बात करते हैं, ज्योतिष में पंचम भाव आपका इष्ट है। पंचम भाव के अंशों में जाइए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको जब भी कष्ट होता है, ये संजोग होते हैं कि किसी ने कोई बता दिया, उसका काम हो गया। अगर उसकी कुंडली को देखा जाए तो उस समय उसका काम बनना ही होता है। लेकिन आपकी कुंडली में वास्तव में कष्ट है तो आपको पंचम भाव के इष्ट को पकड़ना पड़ेगा, और जब आप उसका स्मरण करेंगे निश्चित रूप से आप उस विपत्ति से मुक्त हो जाएंगे। ये आप जान लीजिए, ये सत्य है। इतना सत्य है जितना सत्य इस समय हॉल पूरा भरा हुआ है। शायद ही 2000 सीटें खाली हैं। अभी तक सुबह से इतना हॉल नहीं भरा था और इतनी सीटें खाली नहीं थी। इतना ही सत्य है। हमें सिर्फ ढूंढना है, हर ज्योतिषी को एक ड्यूटी देता हूं कि उसके पास जो भी व्यक्ति आए, अमीर हो गरीब हो, पैसा दे सकता है नहीं दे सकता, ठीक है। लक्ष्मी के बिना काम नहीं चलता, वो भी चाहिए। लेकिन जो आपके पास चल के आया है उसकी आप कैसे जान लेंगे कि वो क्यों आया है आपके पास। अगर वो ग्रह नक्षत्र कभी किसी का शुभ या अशुभ नहीं करते साथियों। मनुष्य के कर्मों का फल ग्रहों का नाम देते हैं। भारतीय शास्त्रों में मूलतः ग्रहों को शुभाशुभ फल करने वाला न मानकर केवल मनुष्यों के पूर्व अर्जित कर्मों का सूचक मात्र ही माना गया है। महाभारत में भी ग्रहों को सूचक ग्रह कहा गया है। महाभारत में पार्वती ने शिव से पूछा कि भग्न नेत्रनाशन, आपका मत है कि मनुष्यों को जो भली बुरी अवस्था है वह सब अपने अपने करनी का फल है। आपके इस मत को मैंने अच्छी तरह सुना, परंतु इस लोक संसार में देखा जाता है कि समस्त शुभाशुभ कर्म फल को ग्रह जनित मानकर उनके ग्रह नक्षत्रों को ही आराधना करते हुए पाए गए हैं। क्या यह मान्यता ठीक है? देव, यह मेरा संशय है, मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। मनुष्यों के इस शुभाशुभ फल की सूचना देने वाले मात्र हैं।
वह स्वयं कोई भी काम नहीं करते साथियों। प्रजा के हित में ज्योतिष चक्र, ग्रह नक्षत्र मंडल के द्वारा भूत और भविष्य के शुभाशुभ फल का बोध कराया जाता है, किंतु शुभ कर्म फल की सूचना उत्तम ग्रहों द्वारा ही प्राप्त होती है और दुष्कर्म के फलों की सूचना अशुभ ग्रहों द्वारा केवल ग्रह नक्षत्र शुभाशुभ कर्म फल का उत्पादक होता है। ग्रहों ने कुछ किया, कथन कुछ अभिव्यक्ति मात्र है। इसी चक्र में किसी व्यक्ति के जीवन में अशुभ घटनाएं उसके किए हुए पूर्व कर्मों के अनुसार पाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि कायर मन एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। हे मन, एक परमात्मा को ही आधार सहारा बनाकर देव भाग्य से मिलेगा, यही लोग आलसी पुकारते हैं। जय श्री महाकाल। साथियों नमस्कार। पूरी सप्ताह कहलाता है क्योंकि गुरु नानक साहब के पूरा परिवार इसी सप्ताह में अपने पूरे परिवार ने शहीद किया था, जो देश को बिल्कुल नमन करते हैं। देश पूरा नमन करता है, उनको याद करता है। साथ ही आप सब ने देखा होगा कि 22 जनवरी और 23 जनवरी को जो गीता जयंती मनाई गई है, तो पूरे भारत में इस पे विशेष संगोष्ठियाँ भी हुई है और भगवत गीता जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है।